कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का मैथ, जिसका चौथा क्लास होगा ये, यूट्यूब पर भी और ऑफलाइन भी। इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे प्रश्नावली, जो आपका वास्तविक संख्या है उसका 1.2 में का हम 2 प्रश्न करा दिए हैं। इसमें का तीसरा प्रश्न होगा और मुख्य रूप से एक सूत्र पर आधारित होगा, जिसमें कि हम कल बताए थे ना बनी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एचसीएफ गुणे संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, बिल्कुल उसी सूत्र का प्रयोग करके बनाया जा रहा है यहाँ पे सवाल। एक एक करके देखिएगा, और जो भी पढ़ा दिया गया है ना उसका आप लोग रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने का मतलब है कि आप उस प्रश्न को हल करने में आपको सोचना ना पड़े कि कैसे होगा। एक तो टाइम उसमें कम लगे, निर्धारित समय के अंदर आप कर पाओ, और दूसरा है कि आपसे उसमें गलती ना हो। जाना है क्या? जाइए ना, ठीक ना? बात को समझ पा रहे हो? किसी तरीके की गलती ना हो, और क्या हो बाबू, समय के अंदर आपका प्रश्न बन जाए। और ये तभी हो पाएगा जब आप रिवीजन कीजिएगा, और उस सवाल का जो भी डिमांड होगा, जो भी उसमें सूत्र लगेगा, यानी या फिर जो भी प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से आप आसानी से हल कर पाएंगे जब आपका प्रैक्टिस होगा। नहीं तो आज तो मान लो कि हम पढ़ा रहे तो हर कोई पढ़ रहा है ना, और 2 माह बाद बाबू यही पूछिएगा कि ये कैसे बनेगा। बात को समझ रहे हो? तो क्लास में देखिए, और क्लास में देखने के बाद फिर जाकर के कोई दिक्कत है तो फिर आप यूट्यूब पर डालेंगे, उसको वीडियो देख लीजिएगा। बात को समझ गए? चलिए सवाल पे लौटते हैं। तीसरा बहुत सवाल कर रहे हैं, प्रश्नावली के आपका 1.2, और कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करें, ज्ञात करें। इससे पहले वाले प्रश्न, जो प्रश्न 2 था, उसमें क्या था, 2 को संख्या दिया हुआ था, और उसको कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करें, एलसीएम और एचसीएफ बाबू ज्ञात करें। बात को समझ रहे हो? लेकिन इसमें वो संख्या का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा एक एक करके, 3 गो हो चाहे 5 गो। बात को समझ रहे हो? तीसरे का पहला संख्या का है बाबू, 12 है, 15 और क्या है, इसको हम हल कर रहे हैं। एकदम इसी तरीके से आपको भी हल करना, देखिएगा। तो हम पहले बाबू 12 का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड माने समझ रहे हो ना? 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 अगुणे 2 अगुणे कौची बाबू, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब ये इससे छोटा रूप में नहीं टूटेगा। बात को समझ रहे हो? 2 दूनी 4 चाहते हैं, कितना हो गया बाबू? अब हम 15 को ले लेते हैं, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बाबू, 3 होगा, एगो 5 होगा, 5 है 15, एक तो सब में उभयनिष्ठ होता है, तो एक से कुछ लेना देना नहीं है। अब फिर वो क्या है आपका, 21 है, तो 21 का क्या होगा, 3 गुणे। आप इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में देख रहे हो कि क्या है, अभाज्य गुणनखंड में बटा हुआ है। 2 अभाज्य संख्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया आपका, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो गया। उसी प्रकार अन्य संख्या 15 और कितना का बाबू, 21 का। अब हमें कह रहा है, देखो यहां पर क्या कह रहा है आपका, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या। तो देखो तो क्या है, हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ क्या है, जो तीनों में उभयनिष्ठ है। तो तीनों में देखो तो तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, कौन है बाबू? तो जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। एचसीएफ कह रहा था, हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब तीनों संख्या का हमें क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए बाबू, विभाजित हो जाए। वही तो होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। ठीक ना? तो इसको भी देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम बराबर, तो एलसीएम यानी कि क्या बाबू, जो सब में उभयनिष्ठ हो। तो हम बताए थे ना, एलसीएम में सबको लेना है, लेकिन जो कॉमन है बाबू उसको एक ही बार लेना है। जैसे 2 को 2 है बोला, तो 2 को हम बाबू 2 ले लिए। अब ऐसा नहीं कि तीनों में 3 है ना, तो 3 को 3 लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 3 होगा हमारा एक ही बार, 2 को 2 हो गया, एगो 3 हो गया, तो जो ले लिए उसको नहीं लेंगे। अब 5 का वो है बाबू, आइए वो क्या है आपका, अब इसी का गुणा कर देंगे ना, तो हमारा 12, 21 और 15 का क्या निकल जाएगा, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक।
पर तक, यानी कि सबसे छोटी वैसी संख्या जिसमें तीनों संख्याओं से भाग देने पर वो संख्या पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। यही तो नियम होता है। तो गुणा करो, 2 दूनी 4, चलती आई 12 पचे 42, 420 आ गया का बाबू, बोला ये तो 420 हो गया बालक। कितना हो गया 420, 420 कुछ बालक नहीं निकलेगा आसानी से, बोलिए। तो ऐसे करके नहीं निकलिएगा। देखो जो भी क्या होगा उभयनिष्ठ होगा, जो भी संख्या दिया उसके अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे बाबू HCF। और सभी अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा आपका LCM। पहला समझ गए। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा के लिए पेज लगा हुआ है क्या, ऊपर कर लेना। प्रश्न कहाँ गया वो, अच्छा पेज दूसरा है। चलो इसको ऐसे करते हैं, स्टिकर है बाबू। चलो ये वाला बोल रहे थे, हाँ ठीक है। यहां पे क्या है बालक, दूसरे प्रश्न का हल। दूसरे प्रश्न का इसमें वो 17 है और कमा क्या है, और क्या है बाबू, और हो गया आपका 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड बाबू, 17 ऑलरेडी अभाज्य संख्या, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 17 गुणे 1 कर सकते हैं हम। 17 गुणे क्या होगा, थोड़ा सा स्पष्ट बोलिए। और फिर बाबू दूसरा संख्या क्या है हमारा, तो 23 भी अभाज्य संख्या है क्या, बोलो। तो 23 गुणे 1 हो गया। अब फिर 29 भी हुआ भाज्य संख्या है, तो 29 गुणे कितना होगा, यानी कि HCF। HCF देखो तो तीनों में कॉमन क्या है, एक है, तो तीनों में कॉमन है, तो एक क्या हो गया हमारा HCF होगा इसका। लेकिन हमें बाबू इसका LCM भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM। तो LCM क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है बाबू, बोलिए। तो यहां पे ले लेंगे हम 17 गुणे कितना बाबू, गुणे 29, गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा, गुणा करके देखो इसको कितना होगा, अभी चेक करो कितना दे रहा बालक, कितना बनी 11,339, सही है क्या, परिणाम दे रहा है इतना, तो आसानी से ही बन गया। नहीं निकाल लिए बनी हम, HCF निकाल लिए और क्या निकाल लिए इसका LCM निकाल लिए। आगे बढ़े। अब इसी में कहो तीसरा प्रश्न देख लो, सुनिए। तीसरा प्रश्न देखो, इसमें छोटा छोटा संख्या दिया हुआ है। इससे आप लोगों को देखिए सीखने के लिए बाबू मिल रहा है कि कैसे हम बड़े संख्या को भी, या फिर जब मान लो कि गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे संख्याओं का HCF और संख्याओं का LCM ज्ञात करेंगे। बात को समझ रहे हो। कितना है बाबू, 8 है, 9 है, और फिर क्या है आपका 25 है। तो पहले हम 8 का लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 8 का क्या होगा बाबू, बनी 4 तो हो जाएगा आपका विषम, क्या बोलेंगे वो, भाज्य संख्या। हमको अभाज्य गुणनखंड लेना है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है आपका 2 होगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, बोला 8 नहीं हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 9 लेना है बनी, 3 गुणे कितना, और फिर 25 लेना है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, बोलिए। तो यहां पे कोची बाबू HCF कुछ मिल जाएगा, HCF कुछ नहीं मिल रहा है बाबू। तो सब में 1 का गुणा है ना, अगर कुछ नहीं है तो HCF हो जाएगा हमारा 1। दे रहा है क्या हो, परिणाम चेक करते रहिए, दे रहे उतना। LCM बराबर क्या होगा, अब ध्यान दो। तब कुछ उभयनिष्ठ नहीं है बनी तो सबको ले लेना है। बात को समझ रहे हो। जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम एक बार लेते हैं, बाकी तो सब रहेगा ना। यानी कि 3 को आपका 2 रहेगा, 2 गुणे 2 गुणे फिर कितना वो, 3 गुणे 3, और फिर क्या होगा आपका 5 गुणे कितना वो, ध्यान दो। तो ये 8 हो गया बाबू, 8 और 9, 8 और 9 कितना हो गया, बोला जोड़े का बाबू, गुणा करना है तो 17 बोल रहे हो, अजीब बात है रे। 8 72 होगा वो,
अरे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 3 72 हुआ। अब 72 गुणे कितना बाबू 25, 18 चौक 72, 1800 हो जाएगा। दे रहे क्या बाबू? अब हम कैसे गुणा कर लिए कि 1800 हो गया? बोला जब किसी संख्या में 25 से गुणा करना होता है ना, तो दिए गए संख्या में 4 से भाग देकर 100 से गुणा कर दो। हम यही तो किए। ये 72 है बाबू, 4 से गुणा करके क्या किए? 4 से भाग देकर 100 से गुणा कर दिए। तो ये कितना हो गया आपका? 18 हुआ। और 2 को 0 आ गया बाबू, 1800 नहीं आ गया। कमाल का ट्रिक है बालक, नहीं हो गया। अब लगिएगा गुणा करते हो तो गुणा करते करते बहुत आपको समय लगेगा, हो सकता है कि गलती हो जाए। बात को समझ गए? जब भी 18 से गुणा करना होगा, 25 से गुणा करना होगा किसी संख्या में, 18 चौक 72, जैसे ही तो समान था। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर 50 दे दे बाबू, 50 थोड़ा सा 22 ले देते हैं। अगर हमें कितना से गुणा करना है? 22 से गुणा करना है ना, तो देखो सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? 20 + 2 लिखेंगे हो, 4 से भागा, 4 × 5 = 20 हुआ। अब इसमें दोनों में ना बाबू संयुक्त रूप से हम क्या कर रहे हैं? दोनों में किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब एक बार पहले इतने गुणा कर लिए, 100 हो गया। घबरा रहेगा तो मट्टी के फेल कर गया बाबू। सिंपल ऐसा देखो ना, 22 है ना, तो 20 हो गया आपका। तो 20 में जब हम 4 से भाग देंगे, 20 में वो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से गुणा करना है तो 500 हो गया। और 2 बच गया 22, यानी कि 25 × 2, 25 से गुणा करना था ना, तब 25 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो कुल मिलाकर कितना होगा? 500 नहीं हो जाएगा। 4 से कट जाए उतना में 100 से गुणा, और जो बाकी बच रहा है उतना में कितना से गुणा? 25 से गुणा। आसानी से हो जाएगा। नहीं बन गया ये? बोला। तो तीसरे प्रश्न में बाबू 3 गो था, रोमन वाला 1 2 3। और क्या कह रहा था सवाल की? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न को क्या करे? निम्न का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये हो गया। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। नहीं कह रहे अब भारी बालक, जैसे बोल रहे वैसे तो लग रहा है कि भारी है। स्पष्ट बोलिएगा तब तो। हाँ 4 नंबर देखो, सिंपल 4। कौन सा रुकिएगा? कुछ कहते नहीं क्या भैया? दो मिनट रुक जा, थोड़ा सा एक इसको उसी सूत्र में बनाना है। थोड़ा ये वो नंबर दे रहा है, रुक जा, लेकर के आ रहे हैं। सुनिए, हो गया वही वाला। देखो प्रश्न को देखिएगा, सुने ना, प्रश्न क्या कह रहा है? 2 गो संख्या में वो दिया हुआ है। कौन को संख्या दिया हुआ है? यहां पे देख सकते हो। सुनिए, 306 और कितना बाबू? 657। और कह रहा है कि इसका एचसीएफ 9 है। एचसीएफ क्या है बाबू? 9। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? सिंपल सूत्र वही, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एलसीएम गुणे संख्याओं का। सिंपल बोला। इस चौथे काम में हल करना है ना,
तो लिखते हैं बालक, एकदम ध्यान से देखो, पहली संख्या कितना हो जाएगा आपका, पिछवा से बोलते कहीं नहीं हो रही, और दूसरी संख्या कितना है, और एचसीएफ कितना है इसका, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम क्या ज्ञात करना है बाबू, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सूत्र यही तो होता है, पहली संख्या गुणे कौची बालक बराबर एचसीएफ गुणे कौची बाबू, सही है यहां तक। तो पहली संख्या हम कितना रखेंगे, और दूसरी संख्या बाबू 6 से कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम हो गया बाबू, 9 गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा। तो हम यहां पे स्पष्ट कहते हैं कि एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बट्टा में कितना बाबू 9 से देखो कौन का 9 3 27, यही कट गया, 9 3 27 हुआ बाबू, 3 6 9 चौके गुणा करो 34 गुणे 6 सा कितना बाबू, कितना आएगा बाबू 22,300, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ ठीक है, 22,338 नहीं आ गया आसानी से। तो कहां बाबू भारी है, अगर आपको सूत्र पता है। अब देखिए इसमें से कोई अगर, अभी तो मान लो कि यहां पे एलसीएम दिया था, एचसीएफ भी दिया रहता, तो जब एचसीएफ पूछता ना तो एलसीएम दिया रहता, दोनों संख्या दिया रहता। यानी कोई 4 गो में से अगर एक गो पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे बाबू, सूत्र रखेंगे, पक्षांतर करके उसका आसानी से निकाल देंगे। नहीं निकाल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वो एचसीएफ एलसीएम है और पहली संख्या है, तो पहली संख्या पे देंगे ना तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दोनों गुणनफल और बट्टा में आपका पहली संख्या हो जाएगा। ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे ही करके आसानी से भी प्रश्न क्या होगा आपसे बनेगा। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं, भारी तो नहीं है, बोलिए। अब देखो बहुत सुंदर प्रश्न है बाबू, ये प्रश्न नंबर 5 करें कि जांच कीजिए कि कौची बालक, करें कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, हमें जांच क्या करना है, करें कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या किसके लिए बाबू, n के लिए। अब n यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6वें अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। करें कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6वें 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि उसका इकाई के अंक पे क्या होगा बाबू, 0 होगा, और संख्या क्या दिया हुआ है बनी 6वें। ये संभव है कि नहीं है, देखो बालक, सबसे पहले ये समझिए कि कौन सी संख्या 0 पे समाप्त होती है, बोला। तो वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम बाबू 1 2 और 1 5 होना चाहिए, तभी कोई संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा बाबू 0 पे समाप्त नहीं होगी, यानी कि इकाई के स्थान पे शून्य नहीं होगा। आप लोग कोई संख्या बोलिए जिसमें 0 हो, तो फिर ऑलरेडी हम निकलाते हैं। देखो जिससे बाबू मान लो कि 20 हो गया, कितना हो गया, इकाई के स्थान पे 0 है, यानी कि फिक्स है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 बाबू 2 और 1 5 होगा ही। इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, कम नहीं होगा। देखिए कैसे, अरे 2 दूनी कितना बाबू, और 4 5 कितना, 1 2 और 1 5 आया, बोला, तभी तो 2 दूनी 4 4 5 कितना हो गया। यानी कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना बाबू 2 और कितना 5 चाहिए, 1 2 और 1 5। उसके अलावा उसके गुणनखंड में अन्य कोई अगर अभाज्य संख्या भी है, या फिर मान लो कि सम विषम कोई है, तो भी क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। लेकिन कब, जब उसमें 1 2 और 1 का हो 5 हो। बात को समझ गए। आप ही कोई संख्या बोलिए छोटा सा, बोला कुछ ही बोल दीपक कुमारी।
हाँ 10 बोली हो तो 10 तो बनी, यहीं से तो फॉर्मूले निकलता है। 2 गुणे कितना बनी? नहीं हो गया, एगो 2 एगो 5 बोला। दिख रहा है ना स्पष्ट कि किसी भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? उसके अभाज्य गुणनखंड में बाबू 1 2 और 1 क्या चाहिए? बात को समझ गए? बोला। तो बनाते हैं, इसको बनाया जाए। लिखेंगे बालक, हम जानते हैं कि कोची बाबू किसी भी संख्या को बालक 0 पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में एक, ऐसा लिखते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना चाहिए। यही ना बहुत, तो 5 2 10 होगा हो। ठीक है। अब यहां पे हम देखो, ये तो हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया बाबू। अब देखेंगे जो संख्या दिया हुआ है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है। तो अब यहां पे संख्या क्या है बाबू? 56 है बालक। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 लिखेंगे ना, अब पावर n, पावर कुछ भी नहीं, उससे हमको लेना देना नहीं। हमको किससे मतलब है बाबू? उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के होने से मतलब है। तो इसमें तो 2 तो है लेकिन 5 है, बोलिए 5 नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर, दिए गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं है, 2 गुणे 5, इसलिए संख्या 6 के पावर n, हाँ 0 पर समाप्त नहीं होगा। कोई गलती है बाबू? आसानी से होगा कि नहीं होगा? इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 गुणे 5 नहीं है, इसलिए दिए गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में दिए गए संख्या का होगा 56, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इन के जगह पे कोई संख्या रख करके आपको दिखला दे रहे हैं। जैसे मान ले बाबू कि इन के जगह पे 2 हो गया, इन के जगह पे क्या हो गया आपका? 2 हो गया। तो ये 2 का मतलब 6 गुणे 6 है, तो ये तो 6 के 36 होगा बाबू। कहा उसमें 0 आया? इसी तरीके से 6 का पावर हम कितना भी ले लेंगे, वो 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त बाबू वही संख्या होगा जिसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 और 1 क्या रहे। तो आसानी से इसको नहीं कर लीजिएगा, थोड़ा सा तार्किक है, कंसेप्ट आपको पता होगा तो आसानी से क्या होगा? बनेगा, और नहीं तो बालक फिर नहीं बन पाएगा। तो कौन संख्या 0 पर समाप्त होगा? देख लिया आप, इसमें कौन संख्या समाप्त होगा वो? जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 1 और कम से कम 1, 2 और 1 क्या होना चाहिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में वो 5 गुणे 2 होना चाहिए। ठीक है ना? कोई अगर 1 भी रहेगा तो नहीं होगा, दोनों का होना क्या है? जरूरी है। और फिर इसी का कंसेप्ट हम आगे बताएंगे आप लोग का 1.4 में, शांत और अशांत दशमलव में। ठीक है ना? वहां पे भी इसका वो इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़े क्या? अब देखिएगा, अब कौन है बाबू? 6 नंबर है क्या? चलो कर लेते हैं इसको भी। क्या करें, सवाल को समझेंगे। बहुत आसान है, ठीक ना? ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, नहीं तो फिर बनने वाला भी नहीं होगा। कह रहे कि, ध्यान दीजिए, 6 नंबर कह रहे कि व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और संख्या इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। अगर भाज्य है तो बाबू क्यों है, इसको क्या करना है? हमें प्रमाणित करना है। भाज्य अभाज्य समझते हो?
भाज्य संख्या किसे कहेंगे बालक? तो वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भी क्या होता है बाबू? विभाजित होता है। और अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो जब बाबू ये दिए गए संख्या का गुणनफल, सुनिएगा, का जो संख्या आएगा और वह क्या हो, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संख्या क्या है? ये लड़की देखना नहीं इधर, क्या है बाबू? भाज्य संख्या है। अगर बाबू एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता है तो क्या लिख देंगे बाबू? अभाज्य है। मान्यता क्या है? गलत है। चलो देखते हैं बाबू एक एक करके। 7 × 11 × 13 अब प्लस कितना है बाबू? इन दोनों में से बाबू क्या हम कमन ले सकते हैं? 13 कमन होगा था तो 7 × 11 प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। फिर अगर गुणा कीजिएगा आप तो 13 हो गया, और फिर 7 और फिर कितना, और प्लस में फिर क्या होगा? 13 होगा। ले गुणा बोले लो, तो 11 7 77 हो गया प्लस 1, यानी कि 13 गुणे कितना बाबू? 78। 13 गुणे क्या हो गया? यानी कि देखो, इसके गुणनफल से जो भी संख्या प्राप्त हो रही है, नियम तो था कि क्या होगा? भाज्य संख्या तब माना जाएगा जब क्या होगा? एक और अपने आप के अलावा किसी संख्या से कटे, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड में एक और अपने संख्या के अलावा अन्य भी गुणनखंड होगा। तो देखो, ये जो संख्या इससे प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा थोड़ा सा बताइएगा, काउंट करके बोल दो बाबू, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बालक? चलो इसको भी कर लेने दो, तब तक इसका गुणा करो तू लोग। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस कितना बाबू? कितना रही इसका? कितना? 1014। अच्छा 1014 आ रहा है। तो देखो, जो 1014 संख्या है वह क्या है बाबू? यह हो जाएगा वो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों होगा? क्योंकि 1014, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बाबू 1014 से ही नहीं कट रहा है, वह 13 से भी कट रहा है। और किससे कट रहा है? यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक संख्या है। 2 से क्या है बाबू? इसलिए संख्या क्या होगा आपका? भाज्य संख्या होगा। अब इसको देखते हैं, ध्यान दो, इसमें 105 कमन ले ले क्या बोला? तो 7 × 6 × 4 × 3 × कितना, अब प्लस क्या होगा बाबू? अब भाई 5 हो गया, अब गुणा करो, कितना होगा बाबू? आई पूरा गुणा करो, 3 × 6 = 24, और 24 × 144 होला, 144 में 7 से 7 कितना? 28, 7 28 2 30, आई कितना बाबू? 7 गो और 3 गो 10 गो, आई गो जुटेगा तो 109 हो जाएगा। क्या हो? अरे 1009 सही निकाले, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, 1 जुटेगा। अरे 8 होगा, 8 होगा, यहाँ पे हम 1 जोड़ेंगे ना। गुणा बाबू एकदम फास्ट रखिए, गुणा फास्ट नहीं रखिएगा काम घबरा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कीजिएगा ना, तब 5045 कितना बालक? तो जो 5045 संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है बाबू? 1 से अधिक संख्या, 2 से अधिक संख्या है, यानी कि अपने आप, यानी कि 1045 और 1 के अलावा बाबू 2 को संख्या कौन कौन आ रहा है? एगो 5 आ रहा है और एगो कितना आ रहा है आपका? 1009 आ रहा है। तो लिखेंगे ना, दिए गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक संख्या है कुछ बाबू, इसलिए यह एक क्या है बाबू?
भाज्य संख्या है। क्या है बाबू? भाज्य संख्या है। अब थोड़ा सा हम अभाज्य लेकर के आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वो अभाज्य, कोई बोलो, तो ही लोग बोलो कोई। अभाज्य संख्या वो 23 है, तो 23 का तो अभी नहीं बताए थे। 23 का क्या हो जाएगा बाबू? 23 गुणे 1 होगा, यानी कि इसी से न कटेगा, अब तो किसी से नहीं कटेगा। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन संख्या हुआ? एगो 23 हुआ, एगो 1 हुआ, यानी कि 2 हुआ। लेकिन बाबू इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन हो गया? एगो तो बाबू 5045 है, एगो 1 होगा, एगो आपका 1000 और एगो 5 भी होगा। तो 2 से अधिक नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए क्या है बाबू? भाज्य संख्या है। और वहीं बाबू क्या हो रहा है? कंडीशन इसमें भी लग रहा है। तो इन बातों को समझ गए कि कोई भी संख्या हो, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्या से अधिक संख्या होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू? उसको बनी कहेंगे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अगर बाबू सिर्फ और सिर्फ 2 हो तो क्या कहेंगे? जैसे मान लो कि बाबू का 43 हो जाएगा, 43 हो गया। कितना बाबू? 43 में तो वही हो गया, भाज्य संख्या है। 43 गुणा 1 यानी कि 2 गुना हुआ, यानी किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, और फिर किससे कट रहा है? अपने आप से कट रहा है। तो 2 हुआ, तो 43 इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? भाज्य संख्या, क्योंकि 1 और अपने आप के अलावा किसी संख्या से विभाजित। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया संख्या है वो 1 और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। ऐसे भी लिख सकते हो कि दिए गए संख्या 1 और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या क्या होगा? सिंपल। बन गया बालक? अंतिम प्रश्न इसमें का देखते हैं हम। 1.2 का अंतिम प्रश्न होगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न, ये भी देखिएगा। किधर गया बालक? बालक बालक अब देखिएगा। सुनिए, सवाल पढ़ेंगे और आसानी से बनाएंगे 1 से 1.5 मिनट में। देखिएगा, करे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे कि प्ले ग्राउंड देखते हो ना, तो चारों तरफ क्या होता है? बाहरी परिधि पर उसके क्या होता है? वो दौड़ने वाला पथ होता है, पतला सा, जिसमें बच्चे दौड़ते हैं। ठीक है, करे कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कोई लड़की है, 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है कौन बाबू? रवि। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से क्या किए? दौड़ना प्रारंभ किए। तो फिर कह रहे कि कितने समय बाद, एक ही दिशा में वो दौड़ रहा है, तो फिर कह रहे कि कितने समय बाद पुनः हुआ जिस जगह से शुरू किए थे उसी जगह पर मिलेंगे। कौची बालक? हाँ, जिस जगह से शुरू किए थे उसी जगह पे बाबू। तो ये तो सबसे पहले तो गलत बात है कि लड़का लड़की के साथ दौड़ रहा है। बात है कि नहीं है? ये वो कितना मिनट में दौड़ रहा है? एक सोनिया है। कौन है बालक? ये से मान लो कि, और यही से दोनों ये रवि है। मान लो कि बिंदु ए से वो दौड़ना शुरू कर रहा है। कहां से शुरू कर रहा है? ए से दौड़ना शुरू कर रहा है। तो सोनिया को कितना मिनट लगता है बाबू? ठीक है ना। और रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट। तो कह रहा है कि ये दौड़ रही है, यानी कि रवि बाबू क्या किया? सुनिएगा, 12 ही मिनट में एक चक्कर मार दिया, और सोनिया का की बनी 18 मिनट में। तो एक बिंदु पर तो मिलेंगे नहीं ये लोग। फिर दूसरा चक्कर भी क्या होगा आपका? रवि मारेगा 24 मिनट में, और ये कितना देर मारेगी बनी? होगा ना। तो देखो, ऐसे प्रारंभिक बिंदु पर ये फिर कम मिलेंगे एक दूसरे से। इसके लिए क्या करेंगे? दोनों के समय का हम क्या ले लेंगे बाबू? लघुत्तम समापवर्तक। क्या लेंगे बालक? कितने मिनट के बाद? 36 दे रहे बाबू। तो यहां पे लिखेंगे सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना बाबू? यानी कि लड़की थोड़ा सा बहुत धीमा दौड़ रही है, और रवि द्वारा लिया गया समय कितना है बाबू? 12 मिनट। और फिर लिखेंगे एक ही बिंदु से दौड़ने का रहा है ना, एक ही बिंदु से दौड़ने के बाद पुनः उसी बिंदु पर
मिलने में लगा समय बराबर, कौची बाबू, लगा समय क्या होगा आपका 18 और 12 का कौची बाबू एलसीएम, एलसीएम बात क्या होगा एलसीएम। तो 18 और 12 का यानी कि वैसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से क्या होगा वो विभाजित हो, तब बालती है 36 और 18 36 होगा, बोल बालक। यानी कि 18 और 12 और 18 का लघुत्तम निकलेगा तो कितना होगा, कितना होगा बच्ची। यानी कि सोनिया और रवि अगर एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो पूना बाबू 36 मिनट के बाद क्या होंगे, उसी बिंदु पर मिलेंगे। अब देखिएगा क्यों मिलेंगे बाबू, क्योंकि सोनिया जब बाबू 2 चक्कर दौड़ेगी ना तो रवि दौड़ लेगा 3 चक्कर, क्योंकि बढ़ती है 36 मिनट में 3 चक्कर दौड़ेगा। और सोनिया कितना चक्कर दौड़ेगी बाबू, तो फिर पुनः नहीं मिल गया उसी बिंदु पर जिस बिंदु से शुरुआत किया था, नहीं बन गया आसानी से। जब भी इस तरीके का प्रश्न क्या ले लेंगे हम बाबू, अगर कोई लड़का कहता है कि और कोई लड़का है जो कि कितना देर में दौड़ रहा है 6 मिनट में, तो भी क्या होगा आपका 12 18 और 6 का हम क्या ले लेते हैं लघुत्तम लेते बाबू। या फिर मान लो कि कोई लड़का बाबू अगर है कि 36 मिनट में दौड़ता तो भी वैसा ही करते। तो ऐसे प्रश्न को नहीं हल कर लीजिएगा आसानी से, बोलिए। तो यहां पे हमने क्या किया बाबू, ये चौथा क्लास है और इसमें हमने क्या किया, अध्याय 1 का 1.2 के बाबू सभी प्रश्नों को देख लिया। 1.1 भी खत्म और 1.2 भी खत्म। अब आप लोग यहां से प्रैक्टिस करो, क्या करो बाबू, ठीक ना। इसको हम यूट्यूब पे हो सकता है कि शाम तक अपलोड कर दे, आप लोग देखिएगा और फिर इसका पीडीएफ निकाल करके बाबू हम सभी को क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से क्या होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसका 3 बार आप रिवीजन कर सकते हो। एक तो मान लीजिए कि यहाँ पे ऑफलाइन देख रहे हो, दूसरा बाबू कि हम पीडीएफ निकाल के देंगे अभी, और तीसरा होगा कि यूट्यूब पर डालेंगे तो उसको देख लीजिएगा। आप इसको खूब बढ़िया से कॉपी बनाइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा और प्रत्येक विषय का वो तैयारी इसी तरीके से होगा। बात को समझ पा रहे हो। तो फिर वो मिलेंगे हम मैथ के अगले क्लास, जो क्लास वो हमारा होगा सोमवार को। कब होगा वो, और सोमवार को हम लोग पढ़ेंगे इसी प्रश्नावली 1 का अध्याय 1 का क्या पढ़ेंगे हम लोग 1.3। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है वो, आप लोग उस दिन उपस्थित रहिएगा। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बालक, कल पढ़ेंगे साइंस। साइंस का वो पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान प्रकाश का परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। तो सभी लोग उपस्थित रहिएगा और उसका भी बाबू अपलोड किया जाएगा वीडियो बना करके। बात को समझ गए सब लोग, चलिए ठीक है।